हेलो एवरीवन। अब हम लोगों ने जो है हिंदू मैरिज एक्ट को जब पढ़ना शुरू किया तो हम लोग चीज़ों को सीख गए कि हिंदू मैरिज क्या है, तलाक डाइवोर्स क्या है। तो फिर जब हम मैरिज और डाइवोर्स सीख गए तो कभी कभी मैरिज और डाइवोर्स को लेकर डिस्प्यूट होता है। तो जब डिस्प्यूट होता है तो हमें ये तय करना पड़ता है कि ये केस कहाँ फाइल होगा। तो सेक्शन जो जो 19 है, ये हिंदू मैरिज एक्ट का ये बताता है कि जब हम विवाह को लेके कोई डिस्प्यूट हो तो हम केस कहाँ फाइल करेंगे। विवाह में डिस्प्यूट क्या होगा, डाइवोर्स को लेके डिस्प्यूट होगा, आपको मेंटेनेंस को लेके डिस्प्यूट होगा, ठीक है, विवाह विवाह वैलिड है कि नॉट वैलिड है इसको लेके डिस्प्यूट होगा। तो जो भी डिस्प्यूट होगा विवाह को लेके उसको हम कहाँ फाइल करेंगे, सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग फाइल करेंगे। सेक्शन 19 बताता है कि सेक्शन 19 की टाइटल क्या है इसकी, ये कोर्ट टू बी विच पिटीशन शैल बी प्रेजेंटेड, मतलब वो कौन सा कोर्ट है जहां पे हम केस को फाइल करेंगे। सेक्शन 9 बताता है कि वो कौन सा कोर्ट है जहां पे हम केस को फाइल करेंगे, कहां पे केस हम दायर करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 19 बोलता है उस जिला न्यायालय। ठीक है, अब सेक्शन 90 में दो चीजें हैं, एक बताता है कि कौन सा न्यायालय और किसका जुरिडिक्शन। ठीक है, मतलब किस न्यायालय में और किस क्षेत्राधिकार में। ठीक है, तो ये बता रहा है उस जिला न्यायालय के समक्ष। पहले क्या बता दिया, उस जिला न्यायालय, और जिला न्यायालय की परिभाषा कहां पे है, सेक्शन 3B। ठीक है, जिला न्यायालय की परिभाषा कहां है, सेक्शन 3B। जिला न्यायालय में सेक्शन जब 3B को देखेंगे तो वहां जो हिंदू मैरिज एक्ट का ही जो जहां पे डिफिनीशन क्लास दिया हुआ है वहां पे ये बताया गया है कि जिला न्यायालय क्या है। तो वहां पे मैं जब पढ़ा रहा था डिफिनीशन क्लास, वहां पे मैंने बताया था जिला न्यायालय वो कौन सा न्यायालय है, तो कोई भी नगर न्यायालय, ठीक है, कोई भी सिविल न्यायालय जो प्रारंभिक अधिकारिता का न्यायालय हो, ठीक है, सॉरी कोई भी प्रारंभिक अधिकारिता का न्यायालय जहां पे केस फाइल किया जाएगा जिले में। और थर्ड कौन है, वो सिविल न्यायालय जिसको सरकारी गजेट्स के थ्रू जो है राज्य सरकार घोषित कर दे कि ये न्यायालय है। तो जब सेक्शन 3 का सब क्लास बी जब देखेंगे आप न्यायालय की भाषा दी गई है, वहां से ये पता चलेगा कि जिला न्यायालय क्या है। तो उस जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित की जाएगी जिसकी साधारण आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थिति स्थानीय सीमाओं के अंदर, मतलब कहने का क्या मतलब है, क्या बोल रहा है, उस जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित की जाएगी जिसकी साधारण आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर। मतलब ये क्या क्या बता रहा है कि आरंभिक अधिकारिता जिसके पास हो और वो सिविल न्यायालय हो। और जिला न्यायालय की परिभाषा कहां है, 3B में। ठीक है, 3B में जिला न्यायालय की परिभाषा दी गई है। वहां पे ये बताया गया है कि जो इस एक्ट के लिए न्यायालय है वो कौन सा न्यायालय होगा। ठीक है, अब देखिए, अब तो ये हो गया कि हमारी अधिकारिता कहां है, कहां पे हमारा केस फाइल होगा। तो हमारा केस फाइल होगा जिला न्यायालय के प्रारंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय में। ठीक है, अब कौन केस फाइल करेगा, सॉरी केस कौन फाइल करेगा नहीं, केस को मतलब कि जैसे कि पति है पत्नी है, ठीक है, उनके बीच विवाह हुआ, उनके बीच जब विवाह हुआ तो विवाह जिस स्थान पर हुआ, पत्नी जहां रह रही है, पति जहां रह रहा है, ये सारी कंडीशन है कि किस जगह केस फाइल होगा। तो सबसे जो सेक्शन 19 का जो सब क्लास 1 है सबसे पहले बताता है विवाह का जहां अनुष्ठान हुआ है। मतलब कि जब भी विवाह के बीच डिस्प्यूट होता है तो विवाह का जहां पे अनुष्ठान, मतलब विवाह जहां पे हुआ है, जैसे कोई भी आदमी है, पति है, पति मान लीजिए बनारस का है, ठीक है, और पत्नी जो है इलाहाबाद का है, इलाहाबाद की है। शादी अगर इलाहाबाद में हुई है तो इलाहाबाद में होगा, बनारस में हुई है तो वहां पे उस जुरिडिक्शन में केस फाइल होगा। या तो दोनों जो है किसी थर्ड जिले, मान लीजिए भदोही में शादी कर ले, अगर पत्नी इलाहाबाद की है, पति जो है बनारस का है, और उन्होंने शादी जो है जो उनके विवाह का अनुष्ठान हुआ भदोही में हुआ, तो यह भदोही का भी जो न्यायालय है उसके जुरिडिक्शन में भी जो है केस फाइल हो सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि विवाह का अनुष्ठान जहां हुआ है, जिस भी न्यायालय में विवाह, जिस भी जिले में विवाह का अनुष्ठान होगा उस जिला न्यायालय में। फिर सेकंड देखिए, सेकंड क्या कर रहा है, सेकंड ये बोल रहा है कि
प्रत्यर्थी रेस्पोंडेंट अर्जी की उपासना के समय जहां निवास करता है। ठीक है, मतलब कि जो प्रत्यर्थी है जिस समय डिस्प्यूट हुआ उस समय जो है जहां पे वो निवास कर रहा है। ठीक है, अगर प्रत्यर्थी अगर विवाह इन लोगों के बीच में हुआ लेकिन ये प्रत्यर्थी निवास कर रहा है किसी दूसरे जिले में, तो जहां पे ये निवास करता है वहीं पे जो है उसी ज्यूरिडिक्शन में केस वो फाइल कर सकता है। ठीक है, अब थर्ड देखिए, विवाह के पक्षकार अंतिम बार एक साथ रहते थे। मतलब कि जैसे ही पति पत्नी है दोनों एक साथ रह रहे हैं और वो मान लीजिए दोनों एक साथ जो है बनारस में रह रहे हैं, वाराणसी में दोनों एक साथ रह रहे हैं और वाराणसी से ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम जो है अब अलग हो जाएंगे, तो वहां पे जो है वाराणसी में मतलब लास्ट टाइम जो है जहां पे दोनों एक साथ अंतिम रहे हैं उसके ज्यूरिडिक्शन में भी केस फाइल हो सकती है। ठीक है, विवाह के वो पक्षकार जो अंतिम बार एक साथ रहते थे, मतलब पति पत्नी जिस जिले में लास्ट टाइम साथ में रहे हैं वहां पे भी केस फाइल हो सकता है। फिर देखिए थर्ड ए 19 का सब क्लास थर्ड ए जो है ये 2003 का में इसको ऐड किया गया संशोधन के थ्रू। ठीक है, इसमें बोला गया अगर पत्नी याची है या याचिका पेश करते समय निवास कर रही थी। ठीक है, यहां पे देखो यहां पे क्या कर रहा है, ये पत्नी को सहूलियत दी गई। ठीक है, एक तरीके से ये मानिए कि ये महिला के पक्ष में संशोधन है। इसमें कहा गया कि अगर जो विवाह के पक्षकार हैं उसमें अगर याचिकाकर्ता जो है जिसने डिवोर्स केस फाइल किया है या फिर किसी भी मेंटेनेंस के लिए केस फाइल किया या किसी भी वैवाहिक अंतोष के लिए केस फाइल किया है और अगर वो पत्नी है, ठीक है, तो पत्नी है तो उसको ये सहूलियत दी गई कि वो जहां पे रह रही है, मतलब जिस समय वो केस फाइल कर रही है अगर उस डिस्ट्रिक्ट में वो रह रही है तो वहीं से वो जो है उस जिले में केस फाइल कर सकती है। जैसे कोई पति जो है बनारस का है, पत्नी जो है इलाहाबाद की है। ठीक है, अब इन दोनों में डिस्प्यूट हो गया तो पत्नी जो है मायके आ गई या फिर किसी दूसरे जगह किसी व्यवसायिक पर्पज से चली गई, मान लीजिए वो कानपुर रहने लगी, तो पत्नी जहां पे वर्तमान समय में रह रही है वहां पे जो है वो केस फाइल कर सकती है। ठीक है, मतलब कि पत्नी केस फाइल करते समय जो उसका अंतिम निवास है अगर वहीं पे रह रही है तो वहां से भी वो केस फाइल कर सकती है। ठीक है, अब देखिए फोर्थ बताता है कि अर्जीदार पिटिशनर अर्जी की उपासना के समय निवास कर रहा है। ठीक है, अब ये फोर्थ जो है अर्जीदार के लिए, अर्जीदार भी जो है केस फाइल कर सकता है। वो कब कर सकता है, जब जो प्रत्यर्थी है उस सिविल न्यायालय के अधिकारिता के उस सिविल वहां पे रह रहा है जहां पे इस एक्ट की अधिकारिता न हो। ठीक है, और सॉरी ये जो है ये सेक्शन 4 जो है ये अर्जीदार अर्जी की उपासना के समय निवास कर रहा है यदि प्रत्यर्थी अधिनियम का जहां तक विस्तार नहीं वहां तक वो कंडीशन हो, यदि वो 7 वर्ष तक सुना नहीं गया हो। एक मिनट में इस सेक्शन को जो है पढ़ देता हूं, आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। ये बोल रहा है सब क्लास 4 जो बोल रहा है कि अर्जीदार अर्जी के उपासना के समय निवास कर रहा है, मतलब अर्जीदार जो है अर्जी की उपासना के समय निवास कर रहा है, मतलब ये जो अर्जीदार है जिस समय निवास कर रहा है उस दशा में जब प्रत्यर्थी उस समय ऐसे राज्य क्षेत्र के बाहर निवास कर रहा है, मतलब कि जो प्रत्यर्थी है उस समय जो है जिस समय अर्जीदार ने ये केस फाइल किया उस समय ये जो प्रत्यर्थी है उस वहां पर निवास कर रहा है जिस राज्य क्षेत्र के बाहर निवास, मतलब कि उस समय ऐसे राज्य क्षेत्र के बाहर निवास कर रहा है जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है। मतलब क्या कर रहा है, अर्जीदार जो है अर्जीदार अर्जी की उपासना के समय निवास कर रहा था। ठीक है, और जब प्रत्यर्थी उस समय ऐसे राज्य क्षेत्र के बाहर निवास करता है जी इस अधिनियम का विस्तार है या उसके जीवित होने के बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक की काल अवधि तक उसने कुछ सुना नहीं है, जिन्होंने इसके बारे में यदि वह जीवित होता तो संभवतः सुना होता। इसमें 2 कंडीशन है। पहला क्या है
पहला कंडीशन ये है कि प्रत्यर्थी उस समय ऐसे राज्य क्षेत्र में निवास कर रहा है जहां पे इस अधिनियम का विस्तार है। मतलब प्रत्यर्थी का ऐसे समय ऐसे जगह निवास है जहां पे इस अधिनियम का विस्तार है, या 7 वर्ष तक सुना नहीं गया है। ठीक है, वहां पे अर्जीदार अर्जी की उपासना के समय निवास, जहां पे अर्जीदार अर्जी की उपासना के समय निवास कर रहा है वहां केस फाइल कर सकता है। ठीक है, अब इसी में जो है 2 केस है जो ये जैसे श्रीमती हरिप्रिया वर्सेस मोहन सिंह भावरी। ठीक है, श्रीमती हरिप्रिया वर्सेस मोहन सिंह भावरी, ये 2012 का केस है। इसमें यह कहा गया कि जो 2003 में जो अमेंडमेंट किया गया था कि पत्नी अगर याची है तो पत्नी जहां पे अंतिम समय पत्नी जहां पे निवास कर रही है वहां पे केस फाइल कर सकती है। इसी की पुष्टि जो है श्रीमती हरिप्रिया वर्सेस मोहन सिंह भावरी में किया गया। श्रीमती हरिप्रिया वर्सेस मोहन सिंह भावरी 2012 का केस है। इसमें कहा गया कि पत्नी अगर याचिका करता है तो पत्नी लास्ट समय जहां पे निवास कर रही है वहां पे जो है केस फाइल कर सकती है। ठीक है, और एक अच्छा केस है, ये देखिएगा, प्रीतम अशोक सदाफुल वर्सेस हीना चुंग, 2013 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। अरे सॉरी, ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। ठीक है, ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है 2013 का। केस का नाम है प्रीतम अशोक सदाफुल वर्सेस हीना चुंग। इसमें जो इस केस में ये था कि पति पत्नी दोनों शादी करके चले गए विदेश रहने के लिए। ठीक है, उनके बीच पे डिस्प्यूट हुआ, पत्नी जो है वापस आ गई। ठीक है, पत्नी जब वापस आ गई तो विदेश के कोर्ट में जो है पति ने जो है तलाक डाइवोर्स ले लिया। तो इस केस में यह बोला गया कि जो पति ने जो डाइवोर्स लिया है और उसका विवाह जो हिंदू अधिनियम के तहत हुआ है, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हुआ, उसके कंडीशन के फॉलो करते हुआ है, तो वहां पे जो है विदेशी न्यायालय के द्वारा दिया गया डाइवोर्स जो है इसके क्षेत्राधिकार से बाहर है और ऐसा निर्णय जो है भारत में लागू नहीं होता है। भारत में मतलब कि इस हिंदू विवाह अधिनियम में लागू नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। अब सेक्शन 19 को हमने देखा कि केस कहां फाइल होगा, केस जिला न्यायालय में फाइल होगा। जिला न्यायालय कहां पे है, जिला न्यायालय क्लास 3B में बताया गया है। इसमें केस कहां पे फाइल होगा, जहां पे विवाह का अनुष्ठान हुआ है, जहां पे पत्नी रह रही है, ठीक है, या फिर जहां पे प्रत्यर्थी उपासना के समय रह रहा हो। ठीक है, अब ये सारी कंडीशन जो है ये बताती है कि हम जब भी केस फाइल करेंगे सबसे मेन चीज क्या होता है कि प्रारंभिक न्यायालय में केस फाइल करेंगे। ठीक है, प्रारंभिक न्यायालय क्या होगा, जिस जगह पे जो है विवाह के पक्षकार रह रहे हैं, पत्नी को कुछ सहूलियत दे दी गई, सहूलियत दे दी गई, पत्नी जहां भी निवास करे वहां से केस फाइल कर सकती है। ठीक है,